नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गुरु की महिमा का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है और गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का ये पावन पर्व है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा भी प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी से अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करने और उनके ज्ञान के आलोक को जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। सीएम ने कहा कि गुरु का मार्गदर्शन ही व्यक्ति और समाज के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर में उस समय खासा नजारा देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहली बार ट्रेन से शहर पहुंची। आपको बता दें, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आई राज्यपाल का जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उन्हें फूल देकर उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल के आगमन को लेकर रेलवे स्टेशन से पूरे शहर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें, स्टेशन परिसर को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जहां बड़ी संख्या में पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। स्टेशन से निकलने के बाद राज्यपाल कड़े सुरक्षा घेरे के बीच पूर्वांचल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित भी किया। उनके पूरे दौरे के दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और निर्धारित मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी और छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर अयोध्या कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। परमहंस आचार्य ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि इस तरह की टिप्पणियां और घटनाएं जो हैं वो सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाली हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। शिकायत के बाद अब पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कोतवाली अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय वंदनीय माता जी को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे पूरे देश में आक्रोश है, लोग दुखी हैं। इसलिए मैंने आज तहरीर दिया है और जिस तरह से छात्र आंदोलन के नाम पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, राष्ट्रीय संपत्ति में क्षति पहुंचाई गई, तोड़फोड़ की गई, पत्रकारों को मारा गया, महिलाओं से छेड़खानी की गई, देश विरोधी नारे लगाए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता जी को लेकर के अति आपत्तिजनक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, अपशब्द बके गए, गालियां बकी गई, उसको लेकर के आज जो है तो मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या कोतवाली में हमने तहरीर दिया है मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासत गरमाई हुई है। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन का खुला ऑफर दिया है। आपको बता दें, मुरादाबाद की जनसभा में ओवैसी ने कहा कि वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। इस ऑफर पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी का मकसद विपक्ष को मजबूत करना नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन चुनावी शतरंज की बिसात अभी से बिछ चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन का खुला ऑफर दिया है। कह दिया है कि बीजेपी को रोकना है तो साथ आना पड़ेगा। मुरादाबाद की जनसभा से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से सरकार बनाए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं गठबंधन बनाने को तैयार हूं। आज बातचीत का समय है।
चुनाव खत्म होने के बाद पछताने की जरूरत नहीं है। प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे के वोटों को छीनने के बजाय ओवैसी ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर अखिलेश बातचीत के लिए बैठेंगे तो वो भी बराबरी से अपनी बात रखेंगे। आप कहते हैं ओवैसी के चुनाव लड़ने से हमें नुकसान होगा। मैं आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। हमारी लड़ाई हमारे सम्मान और न्याय के लिए है। हम चुपचाप नहीं बैठना चाहते, हम समानता चाहते हैं। अगर अखिलेश उस कुर्सी के सामने बैठते हैं तो ओवैसी भी उस कुर्सी के सामने पालथी मारकर बैठेंगे और अधिकारों और न्याय की बात करेंगे। लेकिन ओवैसी का यह ऑफर समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। सपा ने पलटवार करते हुए पूछा, जो ओवैसी हर वक्त समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं, वो अब गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये सब बड़ा ये विषय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, माननीय अखिलेश जी पर। किससे गठबंधन बनाए, किससे न बनाए, अकेले चुनाव लड़े, ये सारा विषय उन्हीं पर है। देखिए, एक तरफ तो ओवैसी उनका दल समाजवादी पार्टी में 5000 कमियां गिनवाते हैं। ऐसी कोई रैली नहीं होती, ऐसा कोई मंच नहीं होता है जिस मंच से वो समाजवादी पार्टी को कोसते ना हो, समाजवादी पार्टी की बुराई ना करते हो। और बुराई करने के बाद भी, इतनी कमियां बताने के बाद भी अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल कुर्सी पे नहीं बैठेगा, फिर आपको गठबंधन भी करना है। तो ये जो लड़ाई है ओवैसी जी की, वो कहीं ना कहीं समझ में आती कि वो केवल समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई लड़ाई नहीं। फिर वो गठबंधन की भी बात करते हैं। कांग्रेस ने भी ओवैसी पर हमला बोला और कहा कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए। ओवैसी साहब माथे पर बंदूक लगा करके गठबंधन नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। दोनों ही पार्टियां देशद्रोह का जैसा काम करती हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां हिंदुस्तानियों की बात नहीं करती। और जिस तरीके से आप अखिलेश यादव जी के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उस धमकी भरी भाषा के बाद कहते हैं कि हमें गठबंधन करना है, वो किसी भी दल को स्वीकार्य नहीं है। आप जाइए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कीजिए। वहीं बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया कि गठबंधन कोई भी हो, यूपी में खिलेगा तो कमल ही। पूरा प्रतिपक्ष भी एक साथ आ जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं हरा सकता है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ चलना चाहती है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार का है और सरकार ने जो काम किया है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की जो बुनियाद सरकार ने रखी है, वो हमारी मंशा को भी प्रमाणित करता है। प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। वो ऐसी दरवाजा खटखटा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की चिंता है। ये समझौता कतई होने नहीं जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस को घास नहीं डाल रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इन सबका सफाया होना तय है। फिर इनको क्या पड़ी है कि ये ओवैसी से बात करेंगे। दरअसल ओवैसी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और अमरोहा जैसी कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम इन इलाकों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर पड़ सकता है। यानी ओवैसी का ऑफर सिर्फ गठबंधन की पेशकश नहीं, बल्कि चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव नजदीक आने तक यह बयानबाजी सिर्फ सियासी शोर बनी रहती है या फिर उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर में कोई नया समीकरण भी बनता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण कार्य में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, विजिलेंस जांच के बाद सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित दरों से अधिक भुगतान कर सिंचाई विभाग को 16 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। यह मुकदमा विजिलेंस इंस्पेक्टर रतन लाल कनौजिया की तहरीर पर दर्ज हुई है। अब मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और आरोपों की पुष्टि के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विभाग में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। इसमें अधीक्षण अभियंता और ठेकेदार समेत 6 अधिकारियों पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है।
दरअसल ये पूरी जो कार्रवाई हुई है ये बिजनौर में ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण के काम में निर्धारित दर से अधिक भुगतान मामले में की गई है। सिंचाई विभाग को इससे लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और इस पूरे मामले में अधीक्षण अभियंता कौशल कुमार, संजय कुमार, यशवंत सिंह और सहायक अभियंता मनोज कुमार, अवर अभियंता सुखबीर सिंह और ठेकेदार राजवीर सिंह के खिलाफ कई धाराओं में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले में लगभग 16 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सामने आया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री की आदेश की अवहेलना की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अधीक्षण अभियंता, ठेकेदार समेत 6 लोगों पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है और ये पूरा मामला लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए के गबन का मामला है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बाराबंकी में सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर अब बाढ़ का बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आपको बता दें, नेपाल के बैराजों से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही बारिश के कारण नदी उफान पर है। इसका सबसे ज्यादा असर रामनगर, रामसनहे घाट और सिरौली गौसपुर तहसील के तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां नदी का पानी दर्जनों गांव तक पहुंच गया है। आपको बता दें, खेत जलमग्न हो चुके हैं और कई संपर्क मार्ग डूबने से हजारों ग्रामीणों का जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य जो है वो तेज कर दिए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत किट वितरित की है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। आपको बता दें, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे जाने से बचने की भी अपील की है। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में निरंतर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम हो रहा है, जिसके क्रम में आज जनपद बाराबंकी तहसील रामसने घाट के टिकरी, कोयलावर, ढेमा, गुनौली और जलालपुर तराई गाँव के हजारों लोगों को आज राहत किट का वितरण हो रहा है। सरकार निरंतर पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रही है, वंचितों को वरीयता देने का काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि हर बाढ़ पीड़ित को समय से राहत सामग्री प्राप्त हो, जिससे उनके जीविका में, जिससे उनके खाने पीने में कोई असुविधा न होने पाए। बहुत क्लोज निगरानी है कि घाघरा और सरयू में जो जल स्तर पर हमारे यहाँ 3 तहसीलों में बाढ़ प्रभावित होती है, जिसमें सिरौली, गौसपुर, रामसनेही घाट और रामनगर शामिल है। सब जगह हमारे 22 राहत केंद्र और 10 बाढ़ चौकियों की स्थापना हो चुकी है, वो फंक्शनल है। हमें फ्लड पीएससी मिल गई है, उनके साथ भी मेरी समन्वय बैठक हो गई है। सारे टेंडर और सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राहत सामग्रियों के वितरण के लिए भी सबको निर्देशित कर दिया गया, उस पर कार्य चल रहा है। मेडिकल टीम्स, भूसे, चारे इत्यादि की व्यवस्था और अन्य राहत सामग्रियों के संबंध में मेरी समन्वय बैठक हो चुकी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन किया है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया। आपको बता दें, नई एसआईटी की अध्यक्षता 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी आईजी किरण एस को सौंपी गई है। टीम में अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन वर्मा, अयोध्या के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को सदस्य बनाया गया है। वहीं नई टीम का उद्देश्य मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी जांच जो है वो सुनिश्चित करना है। इस पुनर्गठन से जांच प्रक्रिया में तेजी आने और तथ्यों के आधार पर दोषियों की जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें, ये मामला धार्मिक संस्थानों में प्राप्त चढ़ावे के प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चोरी मामले में नई एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था नई एसआईटी बनाई जाए और उसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाए, जिसके बाद लखनऊ आईजी रेंज किरण एस, अयोध्या आईजी रेंज सोमेन वर्मा और अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर
को नई एसआईटी में शामिल किया है। ये तीनों ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले जो एसआईटी बनी थी उसमें आईएएस विजय विश्वास पंत थे, जो कि लखनऊ के मंडल आयुक्त थे, और उनकी अध्यक्षता में एसआईटी बनी थी। एसआईटी ने जांच की, अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। टिन्नू यादव समेत तमाम लोग उसमें शामिल थे, जिसमें उनको आरोपी बनाया गया था। लेकिन ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं तय की गई थी, ना ही उन लोगों को आरोपी बनाया गया था। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन करने की बात कही, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल करने की बात कही। 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जो एसआईटी टीम है वो बनाई गई है। अब जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी नई एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कौन से नए नाम शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, संयुक्त छापेमारी के दौरान करीब 6 लाख बिना पैकिंग वाले विटामिन ई और 10 mg सॉफ्ट जेल कैप्सूल और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, जांच में खुलासा हुआ कि इन कैप्सूलों पर कथित तौर पर दूसरी दवा का लेबल लगाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई के बाद उत्तराखंड और बागपत में भी छापेमारी की गई, जहां पता चला कि संबंधित फर्म के पास केवल फूड हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने के लाइसेंस थे, लेकिन इन्हें दवा के रूप में बेचने का आरोप है। इस मामले में मुख्य आरोपी विकास चौहान समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब प्रशासन ने पूरे नेटवर्क की जांच कर यह पता लगा रहा है कि नकली दवाओं की सप्लाई किन किन राज्यों और बाजारों तक हुई है। 2026 को थाना इंचौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरदौनी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग द्वारा गुप्त सूचना मिलने पर एक फर्म पर छापेमारी की गई, जिसके उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रसाधन विभाग द्वारा सहायता देने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हापुड़ में कांवड़ यात्रा से पहले आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, गढ़ क्षेत्र के चकलठीरा के खादर जंगलों में की गई छापेमारी के दौरान गंगा किनारे संचालित अवैध कच्ची शराब की भट्टियों का पर्दाफाश किया गया। टीम ने मौके से करीब 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की, जबकि 800 किलो लहन को नष्ट किया गया। जांच में सामने आया कि यहां तैयार की जा रही कच्ची शराब आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही थी। हालांकि आबकारी विभाग की टीम को देखकर शराब माफिया मौके से फरार हो गए। फिलहाल विभाग की टीमें जंगलों में लगातार दबिश देकर आरोपियों की तलाश कर रही है। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान और भी तेज कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पेपर लीक बिल को लेकर संसद में सियासी घमासान जारी है और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने पेपर लीक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कदम जो है वो उठाया गया है। तो आपको बता दें, कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।